मैं ये बताना चाहूँगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा यह संगठन उस जमाने में स्थापित हुआ था जब ये भारत गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। और हम तमाम करोड़ों लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति आज के संदर्भ में भारतीय संविधान में दिया गया है बाबा साहब के द्वारा, उस समय अछूत समाज कहा जाता था। उस समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए, उसको इंसानियत के जीवन जीने के लिए ये समता सैनिक दल की स्थापना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने की थी। समाज है जो जिस पर रोजाना जुल्म होता है, उसको जुल्म को ख़त्म करने के लिए एक मिलिट्री टाइप ऐसा संगठन होना चाहिए, अनुशासन उसका इतना मजबूत हो जो पूरे देश और समाज के अंदर में हमारे बहन भाइयों पर कोई जुल्म ना कर सके। कि लंदन कॉन्फ्रेंस से लेकर के दुनिया भर के अंदर में जो आरक्षण स्थापित हुआ, केवल भारत में ही नहीं दुनिया में जो आरक्षण स्थापित हुआ, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में समता सैनिक दल की वो जंग थी। बाबा साहब ने समता सैनिक दल का निर्माण किया और उस पर लगातार काम किया। आपने बताया बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद में जो बीच का जो एक समय बीता, उसमें समता सैनिक दल में उस तरह से लगातार काम नहीं कर पाई। उसकी क्या वजह रही? उसके अभी हाल के अंदर दिल्ली के अंदर जो संसद भवन के बाहर बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर जो एक बड़ा आंदोलन चला, मैंने भी इस पर वीडियो बनाया, मेरी भी बात हुई थी, उसको लेकर क्या सरकार की तरफ से आश्वासन और क्या संघर्ष रहेगा? क्योंकि अभी तक वहाँ प्रतिमा स्थापित नहीं हुई है। उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो आर्थिक संपन्न लोग हैं, सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, वो लोग कब समता सैनिक दल के सदस्य बनेंगे या एक दिन के लिए वॉलंटरी तौर पर उस कार्यक्रम में शरीक होंगे? क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उसमें बड़ा मोटा पैसा लगता है, चंदा इकट्ठा होता है, नेता आते हैं, भाषण देते हैं, बड़ा आयोजन होता है। लेकिन जो खासतौर पर समता सैनिक दल के सदस्य हैं, वो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके आर्थिक मदद के लिए, उसके लिए ये जो आयोजन समिति के जो लोग हैं वो आगे क्यों नहीं आते? समता सैनिक दल अगर राजनीतिक बात कहें, किस राजनीतिक पार्टी को अपना मुख्य वो मानती है कि ये राजनीतिक पार्टी सत्ता में आए और उसके साथ साथ उसके विचारात्मक जो विचार हैं, उस विचार के आधार पर राजनीतिक सत्ता स्थापित हो? बीएसपी का आपने नाम लिया, बीएसपी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 2012 से 2025 चल रहा है, बिल्कुल उसके जो स्थिति है लगभग बहुत ही कमज़ोर स्थिति है। क्या आपको लगता है कि बीएसपी फिर दोबारा से ताकत बन पाएगी? और वजह क्या रही कि तमाम ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग एक ही जाजम पर नहीं बैठते? नहीं, इतनी हाईटेक दौर हो, डिजिटल दौर में हम लोग हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे जो बहुजन विचारधारा की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अभी भी जमीन की नब्ज को, लोगों की जुबान को नहीं पहचान पा रहे। 14 अप्रैल को लगातार भीम सैनिक हैं, भीम अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी हैं, नीला झंडा, और लगातार लोग निकल रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग निकल रहे हैं। क्या ये चेतना वाकई आई है या ये सिर्फ एक दिन तक ही सीमित है? नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं मौजूद हूं अलवर स्टेशन पे, और आप देख सकते हैं मेरे साथ मुख्य संरक्षक समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक उमेश सिंह जी हैं, जो अलवर पधारे हैं, और उनके साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जसपाल सिंह जी भी हैं। उनसे भी हम बात करेंगे आने का सबब क्या है समता सैनिक दल के मुख्य संरक्षक का और उपाध्यक्ष का, बात पूछेंगे। सबसे पहले आपका डेमोक्रेटिक भारत में स्वागत है सर, थोड़ा पास में। मैं उमेश सिंह गौतम, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित समता सैनिक दल का एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते आज मैं अलवर की इस ज़मीन पर, जिसको मैं नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत लंबे समय से रिश्ता रहा है, नाता रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के नाते से, भारतीय बौद्ध महासभा के नाते से। मुझे कितनी बार यहाँ पर आज से 40 साल पहले भी बुलाया गया। जीत लहरी के अंदर में सामंता बौद्ध जी से लेकर के, सुंदरलाल बौद्ध जी से लेकर के, तमाम जितने भी साथी लोग रहे हैं वो यहाँ बुलाते रहे हैं, करदम जी से लेकर के। तो समता सैनिक दल का राष्ट्रीय जिम्मेदार एक सिपाही होने के नाते मुझे आज 22 तारीख को, जो अप्रैल का महीना चल रहा है, बाबा साहब की जयंती चूँकि पूरे भारत ही नहीं दुनिया में मनाई जा रही हैं, उसी श्रृंखला में यहाँ भी अलवर में भी कालबाड़ी गांव के अंदर में एक बड़े स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। बाबा साहब के इस समता सैनिक दल के नाते से बुलाया गया है, उसका एक मुखिया होने के नाते, जिम्मेदार सिपाही होने के नाते। जी, पहला सवाल आपने परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सवाल मेरा ये है कि समता सैनिक जो दल है उसका मुख्य
उद्देश्य क्या है और आगामी संभावना क्या लगती है कि समाज उसको किस नज़र से देख रहा है? पहले मैं आपके डेमोक्रेटिक जो भारत नाम का आपका चैनल है जी, मैं आपको अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आपके माध्यम से जितने भी लाखों जो दर्शक आपसे दर्शक हैं, मैं उनको भी जय भीम करते हुए, उनको जय भारत करते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा यह संगठन उस जमाने में स्थापित हुआ था जब ये भारत गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। और हम तमाम करोड़ों लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति आज के संदर्भ में भारतीय संविधान में दिया गया है बाबा साहब के द्वारा, उस समय अछूत समाज कहा जाता था। उस समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए, उसको इंसानियत के जीवन जीने के लिए ये समता सैनिक दल की स्थापना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने की थी। और जब ये स्थापना की थी उस समय महार बटालियन के जो रिटायर्ड जवान थे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनका परिवार का संबंध मिलिट्री से था। बिल्कुल था। स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महू में हुआ। महू वो स्थान था जो मिलिट्री का हेड ऑफिस था। उनका जीवन, उनका लालन पालन मिलिट्री के सिस्टम में हुआ। उन्हें प्यार था कि भारत के अंदर में जो ये समाज है, जो जिस पर रोज़ाना जुल्म होता है, उसको जुल्म को ख़त्म करने के लिए एक मिलिट्री टाइप ऐसा संगठन होना चाहिए, अनुशासन उसका इतना मजबूत हो जो पूरे देश और समाज के अंदर में हमारे बहन भाइयों पर कोई जुल्म ना कर सके। ये लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। आस्ते आस्ते 1927 में महाद के तालाब का जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जंग लड़ी थी, उसमें 10,000 समता सैनिक दल के बहादुर शेरों ने, जिसमें उतनी ही संख्या में महिलाएं भी थीं, दोनों पुरुष और महिलाओं ने मिलकर के समता सैनिक दल के हजारों जवानों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में वो जंग लड़ी थी। और उसी महाद के तालाब की जंग का परिणाम हुआ कि लंदन कॉन्फ्रेंस से लेकर के दुनिया भर के अंदर में जो आरक्षण स्थापित हुआ, केवल भारत में ही नहीं दुनिया में जो आरक्षण स्थापित हुआ, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में समता सैनिक दल की वो जंग थी, समता सैनिक दल का वो संघर्ष था जो समता स्वतंत्रता न्याय पर आधारित समाज बनाने के लिए था। क्योंकि जो सड़ा गला एक माहौल बना हुआ था मनुवादी व्यवस्था का, उसको नष्ट करना था, उसको परिवर्तित करना था। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा समाज बनाना चाहते थे। उन्होंने आदेश निर्देश दिया था बाबा साहब ने नागपुर के अंदर में दीक्षा भूमि पर कि अगर आपने जातिवाद को छोड़ना है, आपने पाखंड को छोड़ना है, तो बुद्ध के रास्ते को अपनाना होगा। इसलिए भारत का जो संविधान है वो बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला है। जी, मेरा सवाल, बाबा साहब ने समता सैनिक दल का निर्माण किया और उस पर लगातार काम किया, आपने बताया। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद में जो बीच का जो एक समय बीता, उसमें समता सैनिक दल में उस तरह से लगातार काम नहीं कर पाई। उसकी क्या वजह रही? उसके बाद में जिस तरह से आपने बीड़ा उठाया, पूरे उत्तर भारत दक्षिण भारत में लगातार आप काम कर रहे हैं, तो बीच का जो ये समय था उसमें से क्या खामियां रही? हमारे साथ में उस समय के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शिष्य के रूप में बुद्ध प्रिय मौर्य जी रहे, जी, जो मेरे गुरु के रूप में रहे, जिनके साथ में 1965 से लेकर के लगातार चलता रहा जब तक वो रहे। आदरणीय ब्रह्मजीत जी रिपब्लिकन पार्टी के रहे और उन्हीं के परिवार से मीरा ताई जी जो आज भी हैं, वो हमारे संपर्क में बहुत लंबे समय से रहे। प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े से लेकर के जो पुराने लोग थे, इन सब से जानकारी हमें मिलती रही कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समय में समता सैनिक दल से बड़ी ताकत दूसरी नहीं थी। ये जो आरएसएस की बात करते हैं, उस जमाने में आरएसएस इतना ताकतवर नहीं था जितना समता सैनिक दल ताकतवर था। क्योंकि गांधी जी का विरोध जो लंदन कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उन प्रावधानों के खिलाफ में जो बाबा साहब ने बड़े संघर्ष से प्राप्त किए थे, 2 वोट का अधिकार से लेकर के ये बहुत सारी जो चीजें थी, यस, तो गांधी जी का विरोध अगर किसी ने किया था तो समता सैनिक दल ने किया था बॉम्बे सेंट्रल के अंदर में। और 10,000 समता सैनिक दल के जवान काले झंडे दिखाने का काम कर रहे थे। इतना बड़ा ताकतवर समता सैनिक दल था। जब लंदन कॉन्फ्रेंस के लिए बाबा साहब जा रहे थे, पानी के जहाज में छोड़ने के लिए 2,000 जवान बाबा साहब को विदा करने के लिए जब जा रहे थे, तो उनके साथ आगा खां भी जा रहे थे। आगा खां ने कहा था, जो उस समय के बहुत बड़े नेता थे बाबा साहब के साथ, कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, आपका समता सैनिक दल जितने ताकत और अनुशासन के साथ है भारत में, ऐसा संगठन दूसरा नहीं मिलेगा भारत के अंदर में। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ये बातें आगा खां ने कहा थी। जो मुस्लिम थे
तो इससे ये प्रमाणित होता है कि समता सैंदल बहुत ताकतवर संस्था थी जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नेतृत्व दे रहे थे। सबसे बड़ा कमाल था बाबा साहब के नेतृत्व का, बाबा साहब के समर्पण का, बाबा साहब के कौशल का। क्योंकि जब जब कोई भी नेतृत्व बेहतरीन मिलता है किसी भी समाज के लिए, किसी भी संगठन के लिए, वो संगठन मजबूती से खड़ा होता है। हमेशा लीडरशिप की कमजोरी रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच से जैसे ही गए, आपने देखा होगा नागपुर की भूमि में जहाँ लाखों लाख लोग बाबा साहब के आदेश निर्देश का पालन कर रहे थे, वहाँ 50,000 समता सैंदल के जवान व्यवस्था दे रहे थे। और इतना ही नहीं, जब बाबा साहब के शव को दिल्ली से बॉम्बे ले जाया गया था तो वहाँ करोड़ों की संख्या में पूरे बॉम्बे के अंदर में पूरी जमीन नहीं दिखाई पड़ रही थी, इतनी जनता थी, श्रद्धालु थे। वहाँ हजारों लाखों समता सैंदल के जवान व्यवस्था दे रहे थे। इतना बड़ा तंत्र समता सैंदल का बाबा साहब के ज़माने में। परंतु बाबा साहब के बाद में जैसे 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 जो दूसरे साथी हमारे आए, उनके बीच में विभेद पैदा हो गए, राजनीति की ललक पैदा हो गई, उनके अंदर स्वार्थ हो गया। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन, बाबा साहब के संगठनों के अलावा वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सोचना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि बिना सामाजिक परिवर्तन के राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सकता, अगर हुआ भी तो उस बालू के रेत में लगाए हुए पौधे की तरह से होगा, जो एक छोटा सा झटका आएगा आंधी का और वो पेड़ उखड़ जाएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को नहीं माना, समता सैंदल को नष्ट प्राय करना शुरू कर दिया। 1956 से लेकर के 66 तक बाबा साहब के बाद में समता सैंदल मृत प्राय हो गया। उत्तरी भारत में मैंने सन 1967 से लेकर के और 80 तक मैंने स्वयं उमेश सिंह गौतम ने बीपी मौर्य जी के साथ रह करके देखा परखा, समता सैंदल नाम की चीज़ पूरे उत्तरी भारत में नहीं मिली। केवल भगवान दास एडवोकेट जी से लेकर LR बाली तक ये भी केवल एक सिविल कोड के साथ में काम करते रहे, ड्रेस कोड में कोई भी समता सैंदल नहीं मिला। हमने सन 1975 में रिपब्लिकन पार्टी के साथियों ने हमें संयोजक चुना, भारतीय बौद्ध महासभा के हमारे तमाम सम्मानित साथियों ने जब हमें संयोजक चुना, और 75 से लेकर के हमने 85 तक 10 साल के अंदर में उत्तर भारत में समता सैंदल को स्थापित करने का काम किया। जयपुर से लेकर के अलवर से लेकर के पूरे भारत में समता सैंदल को दोबारा से खड़ा करने का काम किया। नागपुर से लेकर के दिल्ली में जो बाबा साहब का परिवार है, आपने देखा होगा भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के, नागपुर की तमाम टीम को लेकर के हमने वो अंबेडकर भवन जो केवल 2 कमरे का रूम, 2 कमरे का एक मतलब जगह हुआ करती थी, आज सैकड़ों कमरे हैं उस अंबेडकर भवन में, जो बाबा साहब के द्वारा स्थापित समता सैंदल का राष्ट्र का हेड ऑफिस है जी। ये हमारे नेतृत्व में सब कुछ हुआ, समता सैंदल के नेतृत्व में हुआ। चूँकि यहाँ पर एक परंपरा बनती चली गई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस शैली में काम करते थे, त्याग और कुर्बानी के साथ काम करते थे। बाबा साहब के 4 बच्चे स्वाहा हो गए समाज के लिए। बाबा साहब ने महल हवेली नहीं बनाए थे, बाबा साहब ने समाज को बनाने का काम किया। परंतु बाबा साहब के बाद के नेताओं ने, कोई कांग्रेस के यहाँ जा कर के अपने को गिरवी रख रहा है केवल व्यक्तिगत प्राप्ति के लिए, केवल छोटे लालच के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने को तो यहाँ तक कह दिया कांग्रेस इज द बर्निंग हाउस। बाबा साहब ने कहा था इन तमाम बातों के लिए। बाबा साहब ने यह भी कहा था, ए मेरे देश के लोगों, आप अपने इस झोपड़ी, आपका मकान, आपका जो पार्टी है, आपका जो संगठन है, बेशक झोपड़ी के बराबर सही, परंतु दूसरों के महल को देख करके अपनी झोपड़ी में आग मत लगा देना, क्योंकि जब लात मार के वो लोग आपको निकालेंगे आपकी झोपड़ी काम आएगी। इन्होंने उस झोपड़ी को भी आग लगाने का काम किया, उसको मिटाने का काम किया उमेश सिंह गौतम ने और तमाम देश के तो हमारे उम्र के तमाम साथियों ने मिलकर के इस समता सैंदल को दोबारा खड़ा करा। राष्ट्रपति तक को नेशनल अवार्ड सम्मानित करने के लिए मजबूर करना पड़ा। और इतना ही नहीं, 26 अलीपुर आपने सुना होगा बाबा साहब का निवास, वो समता सैंदल का संघर्ष था VP सिंह के ज़माने में, जब ये स्थापित करने का काम किया। वही नहीं, जितने भारत में अत्याचार होते थे सारे समता सैंदल के जवान सबसे पहले पहुंचते रहे वहां पर, दूसरे संगठन नहीं पहुंचते थे। इसलिए समता सैनिक दल को बाबा साहब के बाद में जिन लोगों ने राजनीतिक लालच में, अपने व्यक्तिगत लालच में नष्ट करने का काम किया, उसको दोबारा से हम और हमारे साथियों ने मिलकर के खड़ा करने का काम किया। अभी हाल के अंदर दिल्ली के अंदर जो संसद भवन के बाहर बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर जो एक बड़ा आंदोलन चला, मैंने भी इस पर वीडियो बनाया, मेरी भी बात हुई थी, उसको लेकर क्या
सरकार की तरफ से आश्वासन और क्या संघर्ष रहेगा, क्योंकि अभी तक वह प्रतिमा स्थापित नहीं हुई है? देखिए साहब, जिस समय ये प्रतिमा यहाँ से हटाई गई थी, आप सबको पता है पूरे भारत में इलेक्शन, ये जो एमपी के इलेक्शन हो रहे थे, लोकसभा के इलेक्शन, हाँ। लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे पूरे भारत के अंदर में। उनको ये आशा थी, जितने भी ब्राह्मणवादी लोग हैं, जितने भी जातिवादी लोग, आज की पार्टी सत्ता में बैठे जो लोग हैं, उन्हें ये आशा थी कि हम 400 से पार जाएंगे। उस 400 से पार जाने के अहंकार में उन्होंने 3 तारीख को जिस दिन इलेक्शन खत्म होता है, उस 3 तारीख को बाबा साहब की प्रतिमा को रात के अंधेरे में, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब जसपाल जी और हमारे कई सारे ऐसे साथी थे जो वहाँ विरोध कर रहे थे एट ए टाइम, उस वक्त भी, तो उसको हटा करके वहाँ से बदलने का काम किया, संसद के अंदर ही दूसरे स्थान पर लगाने का काम किया। वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा अकेली नहीं थी, गांधी की प्रतिमा भी, अन्य की जो हमारे महापुरुष हैं उन सब की प्रतिमाओं को भी उन्होंने एक जगह ऐसी स्थान पर रख दिया जहां मतलब देखने को लोगों को ना मिल सके, महत्वपूर्ण स्थान से हटा करके। क्योंकि ये प्रतिमा करोड़ों लोगों ने 1967 में बुद्ध प्रिय मौर्य जी के नेतृत्व में और तमाम जितने भी समता सदन के जांबाज शेर थे, रिपब्लिकन के जितने भी लोग थे, भारतीय बौद्ध महासभा के जितने भी लोग थे, उनकी त्याग और कुर्बानी के बल पर जो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई थी, उसका एक मायना था। उस समय भारत में दूसरी कोई प्रतिमा भारत के संसद में नहीं थी, केवल और केवल बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई थी। हमने समता संदल के लोगों ने हमारे ही नेतृत्व में दिल्ली में अभी जब ये प्रतिमा वहाँ से हटाई गई, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा सभी संगठनों ने समता संदल के अगुवाई में बड़ा आंदोलन किया था, जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। उस समय भारत की सरकार के लोगों ने हमसे आश्वासन दिया कि हम जल्दी इस प्रतिमा को उसी स्थान पर लगाने का काम करेंगे, परंतु सच बात ये थी वो लोग लगाने की नीयत में नहीं थे। जैसे उनके करैक्टर में, जैसा उनके चरित्र में है, वो लोग, चूँकि वो लोग मनुवादी व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं, वो बाबा साहब का नाम लेते हैं मजबूरी में, परंतु सत्यता ये है वो बाबा साहब के बनाए हुए सिस्टम को मिटाना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान के सिस्टम को मिटाना चाहते हैं। तो आगामी इसमें रणनीति क्या रहेगी आपकी? हम सबकी रणनीति ये है, सरकार का काम क्या है वो जाने, परंतु हम बाबा साहब की प्रतिमा को उसी स्थान पर लगाने के लिए लगातार आंदोलन करते रहेंगे। समता सैनिक दल लगातार समता संघर्ष और उसके लिए त्याग बलिदान के लिए काम करता है, और ख़ासतौर पे मैंने भी वीडियो बनाया इस पर कि समता सैनिक दल के जो सैनिक हैं, जब बाबा साहब के प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें बहुत डिसिप्लिन और अनुशासन के लिए एक काम करता है। सवाल यह है कि इसमें वो लोग सैनिक हैं ज़्यादातर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं हैं। उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आर्थिक संपन्न लोग हैं, सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, वो लोग कब समता सैनिक दल के सदस्य बनेंगे या एक दिन के लिए वॉलंटरी तौर पर उस कार्यक्रम में शरीक होंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से मेरा तमाम भारतवासियों से, तमाम देश के उन लोगों से अपील है, निवेदन है जी, कि जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया, संविधान बनाने से पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 साल पहले इस समता संदल को स्थापित किया था, देश के अंदर में समता, स्वतंत्रता, न्याय स्थापित करने के लिए। उस समता सैनिक दल का हर व्यक्ति को सैनिक बनना चाहिए, चाहे वो पूंजीपति है, अरबपति है, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी जाति का है, क्योंकि वो उस महापुरुष ने बनाया है जिस महापुरुष के लिए पूरे दुनिया के राष्ट्र के अध्यक्ष तक आज समर्पित हैं, नमन करने का काम करते हैं। अभी 14 अप्रैल को देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक समता संदल के 500 जवान भी वहाँ सैल्यूट कर रहे थे संसद के अंदर में, आप सब ने देखा होगा। तो उस महापुरुष के बनाए हुए संगठन में गौरवान्वित हो आकर के, सैनिक बन करके, ड्रेस के साथ चल करके, क्योंकि इस देश में से जुल्म, अत्याचार, जातिवाद और तमाम प्रकार के पाखंड को ख़त्म करना है और मानवीय मूल्य पर समाज स्थापित करना है जो भारतीय संविधान जैसा चाहता है। तो समता संदल के लिए वो सैनिक बन के आए और ज़्यादातर पूंजीपति लोग, वर्ग के वो लोग जो बाबा साहब के आरक्षण से आज IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर ही नहीं, बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, उद्योगपति बने हुए हैं, उन सबको उनसे कहीं ज़्यादा आगे आकर के बढ़ चढ़ करके समता संदल को स्थापित करना चाहिए, सैनिक बन के काम करना चाहिए। क्योंकि जिस समाज के लोगों ने ऐसा किया है,
वो समाज दुनिया में स्थापित हुआ। चले जाइए सरदारों में, 1.25 करोड़ की आबादी रखने वाला पूरे भारत के अंदर में सरदार समाज आज पूरे संसार के अंदर में स्थापित है। चले जाइए कनाडा से लेकर के। ये इसलिए चूंकि वो बड़े से बड़े अरबपति भी अपने सिद्धांतों को नमन करने का काम करते हैं, सेवा भाव के साथ काम करते हैं। यही सेवा भाव समता सैनिक दल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिखाया था। आखिर में सवाल, जो समता सैनिक दल के जो सैनिक हैं वो अपनी भावना से, अपनी मोटिवेशन से लगातार वो काम करते हैं, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उसमें बड़ा मोटा पैसा लगता है, चंदा इकट्ठा होता है, नेता आते हैं, भाषण देते हैं, बड़ा आयोजन होता है। लेकिन जो खासतौर पर समता सैनिक दल के सदस्य हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके आर्थिक मदद के लिए, उसके लिए ये जो आयोजन समिति के जो लोग हैं वो आगे क्यों नहीं आते? हाँ, इसमें दोनों तरफ से कुछ कमियां हैं। एक तो जो आयोजक लोग हैं उनका इंटरेस्ट केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही होता है जी। वो सामाजिक संगठन को स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कार्यक्रम वो लोग आयोजित करते हैं जो राजनीतिक रूप से अपने को स्थापित करना चाहते हैं और वो लोग अपने इंटरेस्ट के साथ में चलते हैं। अगर समाज के लोग समाज के निर्माण के लिए आयोजन करें तो अनिवार्य ऐसा ही होगा जैसा आप चाह रहे हैं। समता सैनिक दल अगर राजनीतिक बात कहें, किस राजनीतिक पार्टी को अपना मुख्य वो मानती है कि ये राजनीतिक पार्टी सत्ता में आए और उसके साथ साथ उसके विचारात्मक जो विचार हैं उस विचार के आधार पर राजनीतिक सत्ता स्थापित हो? देखिए साहब, वर्तमान के अंदर में सच्चाई तो ये है कि जो पार्टियां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के साथ हैं जी, वो बहुत कमज़ोर उनके नेतृत्व के कारण से हैं। वो बहुत कमज़ोर उनके नेतृत्व के कारण से हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका नेतृत्व इन ब्राह्मणवादी जातिवादी व्यवस्था के साथ सलेंडर होता हुआ दिखाई पड़ता है या कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ता है। वरना तो समता सैनिक दल अपील करता है और ये चाहता है कि बाबा साहब की सोच के जो संगठन है राजनीतिक वही आगे आने चाहिए, वही सरकार में आने चाहिए, सरकार उन्हीं की बननी चाहिए। जैसे बहुजन समाज पार्टी के रूप में पूरे भारत में मान्यवर काशीराम जी के मेहनत और कुर्बानी और त्याग के ऊपर में स्थापित हुई और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये तमाम जो और हमारे ये चंद्रशेखर और इनकी तमाम जितने भी साथी लोग हैं ये सब इकट्ठे हो जाने चाहिए। क्योंकि गुट या ग्रुप बना करके कहीं भी किसी भी कीमत में ये किसी भी कामयाबी पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इन्होंने बांटने वाले तो दूसरे मनुवादी लोग हमारे बीच में हजारों साल से बांट रहे हैं। इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे? इकट्ठा होने के लिए ही कारण है कि इनमें भी कोई ताकतवर और सर्वमान्य नेता का ना होना, इकट्ठा होने का ना कारण ये भी है। बीएसपी का आपने नाम लिया, बीएसपी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 2012 से 2025 चल रहा है, बिल्कुल उसके जो स्थिति है लगभग बहुत ही कमज़ोर स्थिति है। क्या आपको लगता है कि बीएसपी फिर दोबारा से ताकत बन पाएगी? और जो आपके हालात हैं इस समय बीएसपी के, दिल्ली में हमने देखा उसको 0.5% वोट नहीं मिला, उत्तर प्रदेश में स्थिति 0 पर हो गई उसकी लगभग, तो ये कैसे अपने आप को ताकत बना पाएंगे बहुजन जो विचारधारा की राजनीति? देखिए साहब, ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संगठन के हम सिपाही हैं। हम उन सिद्धांतों की बात करते हैं जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं थे, जन्म नहीं लिया था, उस समय भी इस देश के अंदर में कोई ना कोई काम कर रहे थे। महात्मा ज्योतिराम फूले जैसे लोग थे जो समाज में काम कर रहे थे। समाज के बीच में ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ें हमेशा कमज़ोर बनी रहती हैं। परिवर्तन समाज का नियम है, लीडरशिप भी समाज का नियम है, आगे आना बढ़ना। मायावती जी कहीं किसी प्रकार के उम्र के कारण से और बहुत सारी चीज़ों के कारण से अगर कमज़ोर हुई या यह तो दूसरे चंद्रशेखर के रूप में एक नौजवान निकल के आ रहे हैं और दूसरे साथी निकल के आ रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा इसी तरीके से ये बाबा साहब के विचार के शक्ति भी बढ़ेगी पूरे तरीके से। इकट्ठा भी होना पड़ेगा। कितनी बार ऐसा मौका हुआ है दिल्ली के अंदर में जो हम लोगों ने स्वयं अंबेडकर भवन पर इकट्ठा करके इनको एक साथ चलने के लिए प्रेरित करने का काम वजह क्या रही? क्या वजह रही? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आप एक सांस्कृतिक संगठन और इसी सामाजिक संगठन चलाते हैं, उसके आप मुख्य संरक्षक हैं। वजह क्या रही कि तमाम ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग एक ही जाजम पर नहीं बैठते? नहीं, देखो इसमें ये है, जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित लीडर हैं इनके करेक्टर में क्योंकि ये ब्राह्मण हमें बांटे उससे कहीं ज़्यादा हम अपने ही व्यवहार से बटे हुए रहे हैं समाज के बीच में। और जैसा समाज होता है राजनीति ऐसी ही बनती है।
धर्म नीति ऐसी ही बनती है, बिल्कुल बनती है। जब समाज बटा हुआ है। आप देखिए ना, हम अपने किसी भी शेड्यूल कास्ट के जाति की बात कर रहा हूं मैं, ब्राह्मण इतना घृणा नहीं करता जितना शेड्यूल कास्ट का आदमी ही अपनी जाति से दूसरी जाति से घृणा करता है। ये जो वैमनस्यता जो समाज के बीच में है, वो वैमनस्यता राजनीति के अंदर में भी है, और खास तौर से लीडरों के अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमने देखा है, परखा है। ये लोग दुश्मन के साथ इकट्ठा होकर बैठ सकते हैं, अपने विचार के साथ ये लोग बैठने को तैयार नहीं है। ये आपने गांव-गांव में देखा होगा, जब एक समाज के हमारे भाई की शादी होती है बेटी की, तो वो सगा भाई सबसे पहले रूठ के दुश्मन के पास जाता है। ये आपने व्यवहार में देखा होगा, हमने देखा गांव-गांव के अंदर में। तो इसलिए वो कैरेक्टर, वो चरित्र जो बना हुआ है, जो बनाने वाले हमारा समाज के लोग नहीं है, ये बाबा साहब के मानने वाले, बनाने वाले मनुवादी हैं, परंतु अब उनको बनाने की जरूरत नहीं है। इनके रगों में ये बात पैदा हो गई है। इतनी हाईटेक दौर, डिजिटल दौर में हम लोग हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे जो बहुजन विचारधारा की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अभी भी ज़मीन की नब्ज़ को, लोगों की ज़ुबान को नहीं पहचान पा रहे, उनके दर्द को नहीं पहचान पा रहे, और कहते हैं कि हमें फीडबैक नहीं मिल पा रहा, हमें जानकारी नहीं मिल पा रही। ये जनता को, अपने मतदाताओं को, अपने अनुयायियों को, कार्यकर्ताओं को गुमराह तो नहीं कर रहे? नहीं, इसमें देखिए, आपने ये देखा होगा, पूरे देश भारत की बता रहा हूँ मैं आपको जी, पूरा धनतंत्र, जो धनतंत्र है वो चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में है। ठीक है। आज से नहीं है, हजारों साल से ये जो मंदिरों का सिस्टम बना हुआ है, आज से नहीं है। ठीक है। ये पूरे भारत के अंदर में अकेले मंदिर में अरबों खरबों की संपत्ति है। तो पूरे भारत के अंदर में जो जातीय व्यवस्था बनाई हुई थी या है, वो इसीलिए सिस्टम बनाया हुआ है कि एक ब्राह्मण, एक बनिया वर्ग का व्यक्ति, दोनों के अंदर में इतना तालमेल है कि ये उस आर्थिक सिस्टम को वहाँ से डिस्टर्ब नहीं होने देते किसी भी। बल्कि हमारा ये जो दलित समाज का, पिछड़े समाज का जो व्यक्ति है, ये कर्ज ले लेकर के जा करके वहाँ इन्होंने जो परंपराएं बनाई हुई हैं, इन्होंने जो पाखंड के वो बनाए हुए हैं। आपने देख चले जा, हमारा IAS PCS आदमी पहाड़ों वाली माता पे जा करके करोड़ों रुपए चढ़ाता है, अपनी माँ सगी बीमार को वो देखता नहीं है व्यवहार में। ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरी बात, वो RSS के लोग धनपति होने के बाद, हमने अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत गहराई से देखा था, जब 26 अलीपुर का उद्घाटन हुआ था, उससे पूछा था पत्रकार ने कि आप RSS का स्वयंसेवक बनना ज़्यादा पसंद करते हैं या आप प्रधानमंत्री के रूप में ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, परंतु RSS का मैं वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ। परंतु ये जितने भी हमारे बाबा साहब के बदौलत आरक्षण ले कर के अरबपति बने, करोड़पति बने, ये बाबा साहब के नाम पर जय भीम भी करना पसंद नहीं करते। जब और वो लोग सुबह 5 बजे RSS की शाखाओं में खाकी कच्चा पहन के अरबपति, दौलतपति, तमाम प्रकार के लोग जो पूंजीपति हैं, आज भी जाने का काम कर रहे हैं वो लोग। तो समाज किसका बनेगा? समाज उसका बनेगा जो समाज को बनाने के लिए निकल रहे। आखिरी मेरे सवाल, 14 अप्रैल को लगातार भीम सैनिक हैं, भीम अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, नीला झंडा, और लगातार लोग निकल रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग निकल रहे हैं। क्या ये चेतना वाकई आई है या ये सिर्फ एक दिन तक ही सीमित है? देखिए साहब, अनुशासित समाज के बिना, अनुशासित समाज के बिना, ये पूरे जो लोग निकल रहे हैं, इसमें राजनीतिक और सामाजिक चेतना में कितना बदलाव आएगा? मैं आपको बता, अनुशासित समाज के बिना कोई भी तरक्की, कोई भी विकास होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी जी। जैसे मिलिट्री के 10 जवान आकर के हजारों गांव के लोगों को कंट्रोल करने में ताकत रखते हैं, ठीक ऐसे ही वो लोग जो मुट्ठी भर हैं, जिन्हें हम 15% कहते हैं, वो लोग तन से, धन से, मन से, एक विचार, एक संस्कार के हैं। परंतु जिनको हम बहुजन समाज कहते हैं 85%, वो हर क्षण बिखरा हुआ है, विचार से बिखरा हुआ है, संस्कार से बिखरा हुआ है। एक जात दूसरे, एक अकेली जात में भी विभिन्न प्रकार के पाखंड स्थापित हैं, जो आर्थिक रूप से नाश का कारण है, एकता के रूप में नाश का कारण है। इसी के लिए बाबा साहब ने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि करिए, बुद्ध के शरण में आइए, एक विचार तो हो, एक संस्कार तो हो। अगर ये बुद्ध के शरण में आते हैं पूरा का पूरा समाज, तो मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति भी ताकतवर होगी, अर्थनीति भी ताकतवर होगी, और फिर हमारा जो सामाजिक ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत होगी। गरीबी अमीरी जो होती है, कई बार आप मुस्लिम में चले जाइए, बहुत गरीब लोग हैं मुसलमान, परंतु जब वो इकट्ठा होते हैं
तो उन पे उनके तरफ कोई झांक नहीं सकता किसी भी कीमत में। बाबा साहब ने इसको कहा था इकट्ठे हो जाइए, संगठित हो जाइए। संगठन है तभी तो संघर्ष कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि ईमानदारी में कमी है? नहीं, ईमानदारी में पूरी कमी है। ईमानदारी में पूरी कमी है। ईमानदारी देखिए, गरीब आदमी जो दूसरे पूंजीपति के यहाँ मजदूरी कर रहा होगा, हमारे लाखों करोड़ों लोग एक पूंजीपति के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, किसका आदेश चलेगा? बिना शासन के भी वो शासक बना हुआ है। बिल्कुल है। जो टाटा बिरला हैं यहाँ पर, जिनके यहाँ पर अरबों खरबों लोग काम कर रहे हैं, वो शासक है। वो बिना राष्ट्रपति के राष्ट्रपति है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, भाई आप लोग अगर अर्थ क्षेत्र में मजबूत है तो समाज के क्षेत्र में मजबूत बन जाएंगे। अगर आप राजनीति में मजबूत है तो समाज में मजबूत बन जाएंगे। आप तीनों क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में तो मजबूत बने। यहाँ एक क्षेत्र मजबूत नहीं है, चले जाइए राजनीति में। हमें 50 साल हो गए देखते देखते इन लोगों को। संसद के अंदर में सब पैर दबाने का काम करते हैं उन्हीं पूंजीपतियों के, उन्हीं ब्राह्मणवादी लोगों के, चाहे वो संख्या में कितने भी कम सही। आज संसद के अंदर में पिछड़े और दलित समाज के लोग लगभग 85% है संसद के अंदर में। परंतु व्यवहार में देखिए, अगर मोदी उंगली भी हिला दे तो सारे के सारे वहाँ जाकर गिरने का काम करते हैं। किसी की औकात नहीं जा करके वहाँ उसका विरोध कर सके कहीं भी किसी भी तरीके से, क्यों नहीं करते? बाबा साहब अम्बेडकर तो ये कहते थे, भाई आप अकेले भी क्यों ना सही, आपको विरोध करना है, आपने बोलना है, अपनी बात को कहना है। यहाँ कोई बात कहने को तैयार नहीं है किसी भी कीमत में। केवल संसद की बात नहीं है ये। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मंदिर को छोड़िए, स्कूलों में जाइए। स्कूल मंदिरों ने कभी चपरासी तक नहीं बनाया। मंदिरों ने चाहे कितना ही बड़ा मंदिर सही, एक चपरासी तक नहीं बनाया। परंतु स्कूलों में IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े राष्ट्रपति बनाए। परंतु ये भी नहीं किया। सबसे ज़्यादा मंदिरों में जाना और मंदिरों में मरना गिरना, चाहे काटे लोग इन्हें जात के नाम पर मंदिरों में, परंतु सबसे ज़्यादा ये मरते हैं जाकर के मंदिरों में। मेरे इसी पर सवाल, राजस्थान में कांग्रेस के जो है एक बड़े विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष, अलवर ग्रामीण से आते हैं। वह मंदिर जाते हैं, कोई सा मंदिर नहीं छोड़ते, हाथ में गंडा बंधा रहता है हर बार उनके। अभी वो हाल में एक मंदिर में गए थे, अलवर के राम मंदिर में। वहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि या टीकाराम जूली जो दलित समाज से आते हैं उनके मंदिर जाने उनका मैं विरोध करता हूँ, और उन्होंने उसके बाद में गंगा जल छिड़का। ठीक है। और एक तरफ कांग्रेस के ही विधायक दौसा के DC बैरवा 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। वो कहते हैं, DC बैरवा बोलते हैं कि मंदिर जाने से हमारे समाज का नुकसान होता है, आप लिखें पढ़ें, अपने काम धंधे पे ध्यान दें। ये जो विचार है, हमारा नेता एक तरफ मंदिर जा रहा है और फिर धुतकार भी खा रहा है, और एक तरफ जो सच्चा आदमी है उसके साथ ये नेता खड़े नहीं है। देखिए साहब, बाबा साहब के आदेश निर्देश जितने भी हैं, बिना सामाजिक ताकत के राजनीतिक ताकत नहीं बन सकती। ये बात इसमें ये इन्वॉल्व है जो अभी आपने कहा है। राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक ताकत से सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा। जी। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक ताकत से आएगा। क्योंकि वो निष्पक्षता होगी उसमें निर्भीकता होगी। उसमें ये डर नहीं होगा कि हमें कहीं वोट के कारण से किसी प्रकार से हमें कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए ये इन्हें आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दलितों को सिर्फ वोट तक सीमित रखना चाहती है, और उनके जो हक और अधिकार की बात है, स्वाभिमान की बात है। जब मैं मंदिर की बात कहता हूँ, बाबा साहब ने कहा कि मंदिर मुक्ति का मार्ग नहीं है। कॉलेज, स्कूल और अपने काम धंधा आप करेंगे तो वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको संपन्नता मिलेगी और आपको सम्मान भी मिलेगा। लेकिन हमारे ये नेता लगातार मंदिर जा रहे हैं, वहाँ डोग लगा रहे हैं, है ना। ये फिर समाज को कैसे आप मोटिवेट करेंगे? देखिए साहब, हम तो सीधी सी बात है, हमने जो कुछ किया है, बाबा साहब के बनाए हुए संगठन समता सैनिक दल भारतीय बौद्ध महासभा का मेरा बहुत रिश्ता रहा है जी। मैं एक संचालक रहा हूँ, सिपाही रहा हूँ इन दोनों संगठनों का। मैंने सन 1967 से शुरू करा, BP मौर्य के ज़माने में। मैं आज भी आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल उमेश सिंह गौतम का नाम पूरे भारत में पूछ लीजिए। समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा के नाते से मुझे जाना जाता है। रिपब्लिकन का मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि रिपब्लिकन को पहले ही बर्बाद करके बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग। तो जहाँ बर्बाद करे बैठे हैं वहाँ ऊर्जा क्यों लगाई जाए। परंतु समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा दो संस्थाएं ऐसी हैं जिसको भारत में बहुत ताकतवर बनाया जा सकता है, इतनी बड़ी ताकत के रूप में खड़ा किया जा सकता है। अगर ये दोनों संस्थाएं बहुत बड़ी ताकतवर हो जाएं तो हम बता रहे हैं पाखंड भारत से दूर हो जाएगा और अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ बढ़ जाएगी। हमारे इस समाज की जो बाबा साहब की सोच के लोग हैं, ये दोनों ताकत
एक तो हम लोग पाखंड से दूर हो जाएं, पाखंड से दूर होंगे तो हमारा जो वेस्ट होता है धन, हमारा जो विचार वेस्ट होता है वो वहाँ रुक जाएगा। और उसी तरीके से हमारे जितने भी लोग जो सोचने का तरीका बदल लेंगे, वो क्यों मजदूरी करेगा किसी के यहाँ? बिल्कुल है। वो केला बेच लेगा ना, वो मूंगफली बेच लेगा ना। जी बेच लेगा। चले जाइए आप मुसलमानों के अंदर में, वो लुहार का काम कर रहा है, वो दूसरा काम कर रहा है, टेक्निकल काम कर रहे हैं जा करके। परंतु नहीं साहब, बीए करने के बाद मुझे लगा दो किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में लगा दो साहब, चाहे 1000 रुपये मिले मुझे, लाला की दुकान पे लगा, लाला की दुकान पे लगा दो बीए करने के बाद में। वो नहीं कहता ऐसा मुस्लिम भाई, सरदार नहीं कहता, वो कहता मैं कार चला लूंगा भाई, ड्राइविंग कर लूंगा। केवल सोच ही तो बदलनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल मुख्य संरक्षक समता सैनिक दल के उमेद सिंह गौतम जी ने जो बात कही है कि समाज को किस तरह से बदलना है, समाज को अगर वाकई बदलना है तो सामाजिक तौर पर बहुत बड़ा परिवर्तन करना होगा, तब जाकर आप एक राजनीतिक सत्ता आप स्थापित कर पाएंगे। समाज में तमाम तरह के सवाल हैं। मैंने समता सैनिक दल के काम पर, उनके त्याग बलिदान, उनकी भावना पर भी मैंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मैं लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज में वो जो आर्थिक संपन्न लोग हैं, समता सैनिक दल के लोगों का भी उनको आर्थिक सम्मान करें और उनका सम्मान भी करें, और साथ ही उनकी भावनाओं को जन आवाम तक स्थापित करें, जिससे कि समाज में बहुत ही सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन स्थापित हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। काट दो।